नमस्कार दोस्तों, अनीश द लॉयर में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है हाउ टू क्लियर एआईबी एग्ज़ाम। जी हाँ, एआईबी एग्ज़ाम को कैसे पास करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक, पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि इस एग्ज़ाम को कैसे पास आउट करना है और वन गो में उसे क्लियर आउट कर सकें। तो आगे तक के लिए जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है वो एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है बार काउंसिल द्वारा, और जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो एडवोकेट्स परमानेंटली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो उनकी कैपेबिलिटी को एक एक्सेस कर सके कि हाँ भाई, वो कैपेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। तो वंस अगर आप एक एआईबी को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल द्वारा दिया जाता है। अब बात आते हैं सीधा मुद्दे पे कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, स्टूडेंट्स के बीच में ये बहुत बड़ा एक नर्वसनेस और एंजाइटी रहता है कि क्या ये एग्ज़ाम इतना टफ है कि ये क्लियर नहीं हो पाएगा, या फिर इसके लिए वही प्रिपरेशन करनी है जैसे कि जुडिशरी लेवल पे प्रिपरेशन की जाती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, यूपीएससी लेवल का नहीं है, ना ही उस लेवल का है जुडिशरी लेवल का जिससे कि आपको इतनी ज़्यादा काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़े। बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी पे चलता है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को वन गो में ज़रूर क्लियर कर सकेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेक्शन 125 मेंटेनेंस जो है वो कौन से किसका पार्ट आएगा। तो बेसिकली सीआरपीसी का 125 मेंटेनेंस बोलता है। तो अगर आपको इस तरीके की नॉलेज है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन और ये जो पर्टिकुलर एक्ट जो है ये किस से रिलेट करता है, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। और सब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, और 100 के 100 मैं ये आपको बोलूँगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि क्या हम सिर्फ 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएँ परफेक्टली तो हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये इस तरीके का ना रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और आप सिर्फ उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो ये एक रिस्क टेकिंग वाली बात है। मैं मानता हूँ चाहे किसी के 80 नंबर आए या 40 नंबर आए, ऑल ओवर पास या फेल ही लिख के आता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कम ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। तो ये वाली चीज़, ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल मत अपनाना। कोशिश कीजिएगा कि 100 के 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, सो दैट इससे एक तरह से आपकी नॉलेज भी इनहेंस होगी और उसके साथ साथ ये कैपेबिलिटी का भी पता लगता है कि हाँ, आप कितने लायक हो, कितना आपको अच्छे से आता है। तो सीधा हम लोग एक मुद्दे पे आते हैं कि क्या टिप्स और ट्रिप अपनाएं जिससे कि हमारा एआईबी एग्ज़ाम जो है एक बारी में निकल सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा कि एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि आप 3 घंटे में किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि होता क्या है, कैंडिडेट्स को ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट इसमें करने के लिए और फोकस करने के लिए कि हाँ भाई, अगर वो ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर वो बुक से देख के भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितना कितना टाइम ले रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को मैं यही बोलूँगा कि 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप 2 मिनट हर क्वेश्चन को दे रहे हैं तो आपके पास रिवाइज करने के लिए भी टाइम बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या होता है, अगर मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूँ तो, कि हड़बड़ाहट में हम लोग करते क्या है कि हम गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं और जब रिवाइज करते हैं तो पता लगता है अरे इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। तो ये चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। दूसरा चीज़, स्टडी मटेरियल। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जब स्टूडेंट्स जाते हैं ना तो ये बैग भर भर के किताबें ले जाते हैं। देखिए, ये साफ साफ मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बैग भर भर के मत ले जाइए, ट्रॉली बैग, ट्रंक, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। और बहुत हंसी आती है उस टाइम पे जब स्टूडेंट्स को देखते हैं ना इतनी सारी किताबें भर के लिए आते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि गिनती की 5 या 10 बस बेयर एक्ट्स लेकर ही आई हैं, उससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरी नहीं है। और सिर्फ फोकस आपको बेयर एक्ट्स पे रखना है और कुछ लेके नहीं जाना है। ये ना हो कि अगर आपको आईपीसी की बेयर एक्ट लेकर आ रहे हो तो साथ ही साथ उसके साथ आप और भी रेफरेंस बुक्स लेकर आ रहे हो। ये बेवकूफ़ी मत करना, बेकार में आप अपने ऊपर बर्डन ही कैरी करोगे। उसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले क्या रेफ़र करें। देखिए, सैम्पल पेपर्स रेफ़र करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ये एग्ज़ाम मैं कर सकता हूँ क्लियर। उसके बाद
कुछ पॉइंट्स और हमें ध्यान रखने का ज़रूरी है कि हमारी जो प्रिपरेशन जो है, जो हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, और ये मैं बात उस दिन की कर रहा हूँ एक दिन पहले, ये ना हो कि आप नए नए टॉपिक लेके बैठ गए एक दिन पहले, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। और फोकस आपको नंबर वाइज ही करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आती है, अगर आप नीचे आप देख सकते हैं कि 4-5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, तो आप उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक तो सिविल प्रोसीजर, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एविडेंस एक्ट, IPC, फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन पे सबसे ज़्यादा वेटेज दीजिएगा, क्योंकि 60 नंबर तो आपके इन्हीं में बन जाते हैं। और बाकी फिर छोटे मोटे और भी आ जाते हैं सब्जेक्ट्स, तो उसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बेसिकली 5-6 सब्जेक्ट्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ, और स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि अगर हम एक बार में क्लियर कर नहीं पाए तो क्या हम कभी भी एनरोल नहीं हो पाएंगे एडवोकेट्स के लिए, या कभी भी हमें COP नहीं मिल पाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है, इतना ज़्यादा आप हवा मत बनाइए, इसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखना दोस्तों कि सेंटर कई लोगों के पास पड़ते हैं और कईयों के सेंटर बहुत दूर पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टाइमली पहुँचें आप वहाँ पे, क्योंकि होगा क्या दोस्तों कि अगर आप टाइमली नहीं पहुँचोगे तो एक नर्वसनेस और एक टेंशन और स्ट्रेस आपके माइंड में खड़ा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुँचिए। और वहाँ पे जाके ये नहीं कि आप किताबें ले के पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है। इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा नर्वस मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस कंसेप्ट्स पे ध्यान रखना। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस और करी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कभी ब्लैक पेन से कभी ब्लू पेन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को राउंड करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें मत कीजिएगा, ब्लू पेन ही यूज़ कीजिए, राउंड कीजिए और सिंपल अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए कुछ सर्कस नहीं है कि हम कोई भी पेन उठा के काम कर लें या कोई भी कैसे भी कर लें, ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं आपसे ये एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से करिए, और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। अगर मान लीजिए ओपन टेक्स्ट में भी, अगर ओपन बुक से भी अगर आपको वो उसका आंसर नहीं मिलता है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाना, मगर अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे इस छोटे से एडवाइस से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जो है उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये एग्ज़ाम ज़रूर 1 अटेम्प्ट में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, 1 गो में क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि मेरे मोटिवेशन को बिल्कुल बढ़ाते रहिए, जिस तरीके से मैं इस तरीके की वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ मेरा ये चैनल अनीश द लॉयर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।